नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। न्यू रिकॉर्ड इन फ्यूजन एनर्जी। हाल ही में यूके के साइंटिस्ट ने दावा किया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी यानी नाभिकीय संलयन में एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। वैज्ञानिकों ने जॉइंट यूरोपियन टॉरस यानी JET फैसिलिटी के पास एक एक्सपेरिमेंट में 59 मेगाजूल एनर्जी का उत्पादन किया। दावे के मुताबिक 1 किलोग्राम फ्यूजन एनर्जी फ्यूल 1 किलोग्राम ऑयल या गैस से 10 मिलियन गुना अधिक प्रभावशाली होता है। एनर्जी को टोकामक नामक मशीन में उत्पादित किया गया था। साथ ही ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं को प्लाज्मा बनाने के लिए सूर्य के केंद्र की तुलना में 10 गुना अधिक गर्म तापमान पर गर्म किया जाता है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट ITER के लिए मेजर बूस्ट की तरह काम करते हैं। ITER फ्यूजन रिसर्च के लिए फ्रांस में स्थित एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसे यूरोपियन यूनियन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और USA का सहयोग प्राप्त है। आपको बता दें कि वे नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो बहुत हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाती हैं। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन में यही व्यवस्था काम करती है। आइए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसरो अगले हफ्ते 2022 की पहली लॉन्चिंग की तैयारी में है। इसरो EOS-04 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को PSLV-C52 के जरिए भेजने की तैयारी में है। गौरतलब है कि हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन S सोमनाथ बने हैं। उनकी चेयरमैनशिप में यह इसरो की पहली लॉन्चिंग है। EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे हर वेदर में उच्च गुणवत्ता वाली इमेजेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसके एप्लीकेशन कृषि, फॉरेस्ट्री एंड प्लांटेशंस, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी और फूड मैपिंग जैसे क्षेत्रों में है। आपको बता दें कि EOS-04 को SDAC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। SDAC आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसे स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया के तौर पर जाना जाता है। ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए लॉन्च बेस जैसी अवसंरचना मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा ये इसरो के लिए साउंडिंग रॉकेट्स के लिए भी लॉन्चिंग सुविधा मुहैया कराता है। आइए बढ़ते हैं पर्यावरण से जुड़ी अगली खबर की ओर। कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स INCOIS यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने पूरी भारतीय तटरेखा का कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया है। इसका मकसद राज्यों के स्तर पर एक कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स तैयार करना है। इससे यह पता चलता है कि गुजरात की 5.36% तटरेखा, महाराष्ट्र की 1.22%, कर्नाटक और गोवा का 9.56%, वहीं अंडमान का 0.96%, तो निकोबार का 0.97% तट प्रभावित होने वाला है। इसके अलावा एक कोस्टल मल्टी हजार्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी तैयार की गई है जिसमें सी लेवल चेंज, तटरेखा परिवर्तन और एक्सट्रीम वाटर लेवल जैसे पैरामीटर्स का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक ऑटोनॉमस बॉडी यानी स्वायत्त संस्था है। इसका मकसद ओशन ऑब्जर्वेशन के जरिए साइंटिफिक कम्युनिटी, सरकारी एजेंसीज, इंडस्ट्री और सोसाइटी को महासागरीय सूचना और एडवाइजरी जारी करना है। ये पोटेंशियल फिशिंग जोन, ओशन स्टेट फोरकास्ट, सुनामी अर्ली वार्निंग, स्टॉर्म सर्ज अर्ली वार्निंग, हाई वेव अलर्ट्स के लिए अलर्ट जारी करता है। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए अब देखते हैं आज की अगली खबर। इंडिया बैन्स ड्रोन्स इंपोर्ट। भारत सरकार ने ड्रोन्स के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी जैसे मामलों को छूट दी गई है। हालांकि इन मामलों में भी आयात के लिए अप्रूवल की जरूरत होगी, लेकिन ड्रोन के कंपोनेंट्स के आयात के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी।
ये निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन 2022 से प्रभावी हुआ है। इस डिसीजन के पीछे का मकसद सरकार ने मेड इन इंडिया ड्रोन्स को बढ़ावा देना बताया है। आपको बता दें कि ड्रोन्स एक अनपायलटेड एयरक्राफ्ट होता है। इसे यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। ड्रोन्स को मुख्य तौर पर मिलिट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए लॉन्च किया गया था। मिलिट्री में इसका प्रयोग अनमैन्ड होने की वजह से किया जाता है। इसमें पायलट की लाइफ को कोई खतरा नहीं होता। अब अगली खबर अंतरराष्ट्रीय जगत से। क्वाड। विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित होंगे। इस मीटिंग में वैक्सीन कोऑपरेशन, तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात की जाएगी। इसमें चीन से जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। ये मीटिंग इस साल आयोजित होने वाली क्वाड लीडर्स की मीटिंग के लिए एक जमीन तैयार करेगी। पिछले सितंबर में क्वाड लीडर्स की मीटिंग वॉशिंगटन में आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि क्वाड समान सोच वाले लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका मकसद एक फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन सुनिश्चित करना है। हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक चीन की विस्तारवादी नीतियों से इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना इसके मुख्य मकसद में शामिल है। क्वाड की सबसे पहली संकल्पना साल 2007 में तत्कालीन जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने दी थी। हालांकि ये अपने अस्तित्व में साल 2017 में आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।